स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई निंजा। आज हम एक्सप्लोर करेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। ये वो टाइम था जब नेशनलिज्म और लिबरलिज्म एक रिवॉल्यूशनरी वेव बन चुके थे यूरोप के हर एक कोने में। तो ये रिवॉल्यूशन आखिर किसने किए? तो मिडिल क्लास लिबरल्स जैसे कि प्रोफेसर्स, टीचर्स, क्लर्क्स, बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स ये चाहते थे कि फ्रीडम मिले, इक्वालिटी रहे और नेशन स्टेट्स बने। सबसे पहला बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में, दैट इज़ जुलाई 1813 में। बोर्बन किंग्स थे जो 1815 के बाद वापस आए थे, उनको लिबरल रिवॉल्यूशनरीज ने हटा दिया था और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश की गई जिसमें लुई फिलिप को किंग बना दिया गया। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कि पूरे यूरोप में रिवोल्ट्स का एक चिंगारी लग गई थी, हर जगह रिवोल्ट होने लग गए। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक जो मैटरनिस्ट थे, हमने पहले भी डिस्कस किया है, उन्होंने कहा था कि व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन होता है तो उसका असर पूरे यूरोप में पड़ता है। इस फ्रांस के रिवॉल्यूशन के तुरंत बाद ही ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में है, उधर रिवोल्ट हुआ और बेल्जियम ने नीदरलैंड से अलग होकर इंडिपेंडेंस ले ली। फिर इसके बाद आता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1821 में हुआ था। ये एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट था। ग्रीस 15th सेंचुरी से क्या था, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। 1821 में ग्रीक नेशनलिस्ट ने फ्रीडम की फाइट शुरू की जिसको सपोर्ट मिला जो ग्रीक्स थे, जो बाहर रहते थे, दूसरे कंट्रीज़ में रहते थे, और वेस्ट यूरोप के लोगों से जो ग्रीक कल्चर को यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल मानते थे। लॉर्ड बायरन इंग्लैंड के एक फेमस पोएट थे, उन्होंने पैसे कलेक्ट किए, खुद फाइट में गए और वहीं बीमारी से मर गए। फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 ने ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हो गया और ये पूरा ऑटोमन एम्पायर था और ग्रीक यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कल्चर एंड नेशनलिज्म की, दैट इज़ रोमांटिसिज्म की। तो रोमांटिसिज्म होता क्या है? अब आप उसको कुछ प्यार मोहब्बत से मत रिलेट कर लीजिएगा। ये एक कल्चरल मूवमेंट होता है जिसमें लोग अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और शेयर्ड हिस्ट्री को वैल्यू देते हैं। रीज़न और साइंस से ज़्यादा इंट्यूशन और इमोशंस को इम्पोर्टेंस मिलता है। ये हेल्प करता है पीपल को कि यूनाइटेड रहें और एक नेशन की तरह सोचें। तो एक जर्मन फिलोसोफर थे जिनका नाम था जोहन गॉटफ्राइड हर्डर। ये कहते थे कि ट्रू जर्मन कल्चर मिलेगा लोगों को फोक म्यूज़िक से, डांस से और पोएट्री से, और इसी से ही वोक्सगीस्ट यानी एक नेशनल स्पिरिट ऑफ द पीपल डेवलप होती है। सो फोक कल्चर कलेक्ट करना नेशन बिल्डिंग का एक पार्ट बन गया था। अब अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं तो नेशनलिज्म पोलैंड में कैसे आया? तो पोलैंड का टेरिटरी 1700 के एंड तक रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने डिवाइड कर लिया था, लेकिन पोलिश लोगों ने म्यूज़िक और लैंग्वेज के ज़रिए अपनी आइडेंटिटी को ज़िंदा रखा। करोल करपिंस्की ने ओपेराज और म्यूज़िक बनाकर फोक डांसेस जैसे मजूरका को नेशनलिस्ट सिंबल बना दिया था। अब देखते हैं कि पोलैंड में रशिया का कंट्रोल कैसा आ गया। तो पहले क्या हुआ था कि रशियन ऑक्यूपेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोज कर दिया था लोगों पे। फिर उसके बाद वो क्या करने लगे, रशियन लैंग्वेज को ज़बरदस्ती स्कूल में लगाई गई, पॉलिश बैन कर दी गई इन्होंने। 1831 में पोलिश लोगों ने रिबेल किया पर वो फेल हो गए। पर जो प्रीस्ट थे उन्होंने पोलिश को पढ़ाया, बहुत सारे लोग जेल भी गए। पर जो पोलिश बोलना क्या हो गया, एक सिंबल हो गया रेजिस्टेंस का कि नहीं, हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, हम करेंगे अपने मन का, हम जो चाहेंगे हमारे देश के लिए हम वही करेंगे। तो पोलिश लैंग्वेज एक रेजिस्टेंस का सिंबल बन गई। तो की आइडिया क्या है कि नेशनलिज्म सिर्फ वॉर से नहीं हम स्प्रेड कर सकते हैं, बल्कि कल्चर, म्यूज़िक, लैंग्वेज, इमोशंस, ये सब की ज़रूरत बनती है। इसके थ्रू लोग एकजुट रहते हैं,
जो कि और देखा गया कि ये ऐसा पहले नहीं हुआ था। अब कुछ और ज़्यादा एकजुटता आ गई थी लोगों के अंदर। अब हम बात करेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट की। तो 1830s का टाइम इकोनॉमिक हार्डशिप का था। क्या हो रहा था कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी पूरे यूरोप में। बहुत सारे लोगों को जॉब चाहिए थी पर जॉब ज़्यादा थी नहीं। तो जो ग्रामीण लोग थे वो क्या सिटी में मूव हो रहे थे, पर जगह तो उतनी ही थी, तो उनको स्लम्स में रहना पड़ गया। अब एक और ट्रबल था जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनके लिए। क्या हुआ था कि इंग्लैंड ने कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स लाना चालू कर दी थी, जिनके कारण क्या होता था कि छोटी इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही थी। उनको काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन मिल रहा था जो सस्ती मशीन मेड गुड्स हुआ करते थे, और स्मॉल वर्कशॉप ओनर्स थे वो compete नहीं कर पाए। तो अब पीजेंट को फिर भी वो बहुत ज़्यादा सफ़र हुए। फ्यूडल टैक्सेस अब भी बहुत ज़्यादा थे और खाने का प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। सबसे बुरा वक्त आया 1848 में, जिसे हम कहते हैं क्या, ईयर ऑफ क्राइसिस। यहाँ पे क्या हुआ था, इस ईयर में फूड शॉर्टेज तो था ही, कोई जॉब नहीं थी, जिसके कारण एंगर, लोग के अंदर आक्रोश आ गया। तो क्या हुआ कि पेरिस में लोगों ने स्ट्रीट्स में प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। उन्होंने बैरिकेड्स लगाए। तो जो किंग था लुई फिलिप वो भाग गया और फिर एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया फिर से फ्रांस को। तो इससे की आइडिया क्या पता चला कि 1848 में भले ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि पावर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, हंगर थी, जैसे भुखमरी, तो ये क्या कर दिए, एक आग में घी का काम कर दिए और नेशनलिज्म और फ्रीडम स्ट्रगल पूरे यूरोप में फैल गई। फिर हम बात करते हैं 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स की। 1848 फ्रांस रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, आपने देख लिया कि किंग लुई फिलिप को हटा दिया गया, रिपब्लिक फिर से डिक्लेयर कर दिया गया, जितने भी एडल्ट मेल थे 21 से ज़्यादा के, उनको राइट टू वोट मिल गया, नेशनल वर्कशॉप भी स्टार्ट कर दी गई ताकि लोगों को जॉब मिल सके, और एक वीवर्स रिवोल्ट भी हो गया था सिलेसिया में, जो कि जर्मनी में है 1845 में। तो क्या हुआ था, जो कि कॉटन वीवर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में थे। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा कम पेमेंट मिल रहा था और उनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, वो कभी भी निकाल दिए जाते थे। तो इस गुस्सा की वजह से क्या हुआ, वो सारे वर्कर्स कॉन्ट्रैक्टर्स के घर गए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया और बेहतर वेजेस की मांग करने लग गए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर था वो भाग गया और आर्मी को बुला लिया गया। आर्मी ने 11 वीवर्स को मार दिया। अब हम बात करेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, मिडिल क्लास अपराइजिंग अक्रॉस। तो जब वर्किंग क्लास और पीजेंट रिवोल्ट कर रहे थे, तब एजुकेटेड मिडिल क्लास भी अपनी डिमांड रख रहे थे। क्या किस की डिमांड रख रहे थे कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चाहिए और नेशन स्टेट चाहिए। तो चाहे जर्मनी हो, इटली हो, पोलैंड हो, ऑस्ट्रिया हो, हंगरी हो, हर जगह मिडिल क्लास चाह रहे थे कि उन्हें फ्रीडम ऑफ प्रेस मिल जाए, नेशनल यूनिफिकेशन मिल जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए। तो जर्मनी में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का फॉर्म हुआ 18 मई 1848 को। ये कहाँ बना था, सेंट पॉल फ्रैंकफर्ट चर्च में। इसमें क्या हुआ, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स थे। इसका एम था कि एक यूनाइटेड जर्मनी को हम फॉर्म करें जिसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन भी हुआ, और क्राउन किसको ऑफर किया गया, किंग फ्राइडरिच विल्हेम फोर्थ को, जो कि प्रूशिया के किंग थे, पर उसने मना कर दिया। तो ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी आखिर फेल क्यों हो गई, तो सबसे पहला रीज़न है कि जो किंग था उसने तो रिफ्यूज़ ही कर दिया था कि भैया अब मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गद्दी वद्दी, मैं जाना हूँ। फिर दूसरे जो आर्मी थे उन्होंने जो भी असेंबली फॉर्म हुई थी 831 लोगों की, उसको क्रश कर दिया था, हटा दिया था। वर्कर की जो भी डिमांड थी उसको इग्नोर करना चालू कर दिए थे, और जो सपोर्ट था लोगों का वो भी कम होना चालू हो गया। 1848 के रिवॉल्यूशन में वुमेन का भी कुछ रोल था।
वुमेन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी रिवोल्ट्स में। इन्होंने एसोसिएशन फॉर्म किया था, बहुत सारे न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे, मीटिंग को अटेंड किया था, पर फिर भी उन्हें कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। सिर्फ उन्हें अलाउ था कि वो एक एज अ ऑब्जर्वर रहें पार्लियामेंट में, मतलब बस खड़े होकर तुम चीज़ें देखो गैलरी में, बाकी और भी तुम्हें वोटिंग करने के राइट्स नहीं मिलेंगे। तो ये मोमेंट क्लियरली बताता है कि लिबरल मूवमेंट्स ने भी जेंडर इक्वालिटी का पूरा सपोर्ट नहीं किया था। तो 1848 के बाद हुआ क्या था कि जो मोनार्की ने ये रिवॉल्यूशन को क्रश कर दिया था, पर ओल्ड सिस्टम को हम फाइनली रिटर्न नहीं ला सकते थे, मतलब टोटल मोनार्की को हम वापस नहीं ला सकते थे। इस कारण किंग्स ने क्या किया कि कुछ रिफॉर्म्स लाए, जैसे कि सर्वडेम, मतलब जो कि पीजेंट को जो टैक्स देना था, हैब्सबर्ग एम्पायर और रशिया एम्पायर में उसको ख़त्म कर दिया था, और हंगरी को ऑटोनॉमी दे दी थी, मतलब तुम अपना खुद देश चलाओ। तो ये जो सारे रिफॉर्म्स थे काफ़ी स्लो थे पर परमानेंट थे, और यही बेस बना फ्यूचर नेशन स्टेट्स का। तो हम इससे देख सकते थे कि 1848 में जो कॉमन पीपल थे और मिडिल क्लास लिबरल्स थे, वो चाह रहे थे कि फ्रीडम आ जाए, इक्वालिटी आ जाए, यूनिफिकेशन आ जाए। हालांकि वो फेल तो हो गए, पर उन्होंने जो भी स्ट्रगल किया वो फोर्स किया किंग को कि वो नए रिफॉर्म्स ला सकें। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने देखा कि कैसे 1830 से लेकर 1848 तक पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशंस का तूफान चला, चाहे वो फ्रांस हो, ग्रीस हो, जर्मनी हो या पोलैंड। नेशनलिज्म अब सिर्फ एक आइडिया नहीं था, अब वो मास मूवमेंट बन गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अगर कोई डाउट हो तो, और पढ़ाई निंजा को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।